मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। उसके सारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एवरीथिंग, हर चीज समझ ली थी। और इस वीडियो में हम बेसिकली चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स समझने जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि विदाउट फर्दर ड्यू हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बस आप एक काम करें कि अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जो बात की जाती है वो जो मेन लेवल है वो है फिजिक्स की एक ब्रांच जिसका नाम था मैकेनिक्स। और आपको याद होगा चैप्टर 1 से कि मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को। इस वजह से इसकी दो टाइप बनती है, एक बनती है काइनेमेटिक्स और एक बनती है डायनामिक्स। डायनामिक्स हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिर फॉर हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। जैसे मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच थी, वैसे ही काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने वाली फोर्स उसको स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये एक पेन है, ये अभी बिल्कुल भी मोशनलेस है, अभी रेस्ट पे है। ये मैंने इसको नीचे फेंक दिया। अब मैंने ये जो फेंका है, ये फेंकना जो है ये इसकी कॉज है। मोशन की कॉज क्या थी? ये फेंकना था। ठीक है, ये फोर्स लगी और ग्रेविटी ने खींचा, ये कॉजेस थी। हम इधर कॉजेस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसकी गिरने को, ये यहाँ से नीचे गिरा है, सिर्फ उसको पढ़ेंगे। लेकिन जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस वो आएंगी चैप्टर नंबर 3 में। ग्रेविटी की वजह से आया, मैंने फोर्स लगाई उस वजह से नीचे आया। हमने सिर्फ मोशन को पढ़ना है, जो कि मिड लेवल के ऊपर जो काम हुआ था, कॉजेस के बगैर हमने मोशन को पढ़ना है, तो वो काइनेमेटिक्स कहलाएगा। काइनेमेटिक्स के अंदर दो जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है रेस्ट का कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट है मोशन का कॉन्सेप्ट। पहले पढ़ लेते हैं रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बोलो भाई, क्या नहीं हो रही? पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन एक इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है जी। अब बुक जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, टेबल जो है उसकी सराउंडिंग है। अब टेबल क्योंकि खुद रेस्ट में है, तो विद रिस्पेक्ट टू टेबल, वो जो विद रिस्पेक्ट टू टेबल जो बुक होगी वो रेस्ट में होगी। लेकिन अगर टेबल हिलना शुरू कर दे, आगे पीछे होना शुरू कर दे, तो वो बुक भी मोशन में आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टेबल। तो ये कॉन्सेप्ट है रेस्ट का, और मोशन का भी यही कॉन्सेप्ट है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई चीज, किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अच्छा, मोशन की 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप के मोशन होते हैं। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी। ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करें अगर हम, आपने एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। आपने एक गाड़ी को रोड पे चलते हुए देखा होगा, ठीक है, वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये बात समझ आई कि स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। अब मैं अगर देखूं उसकी टायर्स, व्हील्स और उसका इंजन, क्या वो दोनों मोशन में है? हाँ, दोनों मोशन में है। दोनों ट्रांसलेटरी मोशन में, दोनों ट्रांसलेटरी मोशन में, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो इसे कहा जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 फर्दर टाइप्स होती हैं। एक है लिनियर मोशन, मतलब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जाना। सर्कुलर मोशन मतलब गोल घूमना, जैसे कोई भी सैटेलाइट मून के गिर्द या हमारे अर्थ के गिर्द घूम रही है, वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है। कोई भी गाड़ी सीधी चल रही है रोड पे, वो लीनियर मोशन है। और एक है रैंडम मोशन, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ब्राउनियन मूवमेंट, कि गैस के पार्टिकल जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो वो रैंडम मोशन जो है ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसके बाद जो हमारा एक कैटेगरी है मोशन में जो आती है, वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन ऑब्जेक्ट की वो मोशन होती है कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट है अपने ही एक्सिस में घूम रहा हो, अपने ही एक्सिस में घूम।
जैसे आप एग्जांपल ले लें, सन है, सन जो है खुद तो किसी का चक्कर नहीं लगा रहा, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, लेकिन अपने एक्सिस पे तो वो घूम रहा है। तो वो जो अपने एक्सिस पे बार बार गोल गोल घूम रहा है वो है रोटेटरी मोशन। वो है क्या? रोटेटरी मोशन। फिर आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, जैसे पेंडुलम होता है वो एक वाइब्रेटरी मोशन में होता है, वाइब्रेटरी मोशन फॉलो कर रहा होता है, तो ये होता है वाइब्रेटरी मोशन में। ठीक है जी। अच्छा, रोटेटरी मोशन, अब जैसे कि हमने बात की अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा सन और ये है अर्थ। अब ये जो अर्थ है ये चक्कर लगाएगा सूरज के, ये हो गया इसका, ये वाला मोशन हो गया इसका सर्कुलर मोशन, ये इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये खुद भी तो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये खुद भी तो अपने एक्सिस पे बार बार गोल गोल घूम रहा है, तो ये आपस अपने ही एक्सिस पे घूमना, खुद अपने एक्सिस पे बार बार घूमना रोटेटरी मोशन कहलाएगा। इसका मतलब है हमारी अर्थ एक ही वक्त में रोटेटरी मोशन भी कर रही है और सर्कुलर मोशन भी कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ आती है बात? अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, समझिए। अच्छा, अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये चीजों की जरूरत नहीं है तो स्पेस मिल जाएगी हमें। एक अज्यूम करें पॉइंट ए है और ये है एक पॉइंट बी और यहाँ पे आता है एक पॉइंट सी। ठीक है, अब हमें ए टू बी जाना है, ए टू बी जाना है। ये हमारा डिजायर्ड आउटकम है कि ए से हम बी तक पहुंचे। दो तरीके, पहले मैं ए से सी जाऊं फिर सी से बी जाऊं। फॉर एग्जांपल ये 5 किलोमीटर था और ये 15 किलोमीटर था, और एक आसान रास्ता ये है कि मैं डायरेक्ट ए से बी चला जाऊं। ये डॉटेड लाइंस हैं कि डायरेक्ट मैं ए से बी चला जाऊं, ये भी एक रास्ता था। ये फॉर एग्जांपल समझ लें ये 8 किलोमीटर था। ठीक है, अब इसमें मैंने जो लेंथ कवर करी, लेंथ ए से बी तक पहुंचने में जितनी भी लेंथ कवर करी इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डायरेक्शन, तो वो कहलाएगी डिस्टेंस। वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ए से लेके बी तक जो मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो ए से बी तक मैंने जो डिस्टेंस कवर किया वो होगा 5 + 15 20 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात करें, डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया, हम एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, मिनिमम पाथ को ध्यान में रखिए कि सबसे छोटा पाथ कौन सा रहेगा। तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो हुई, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी वो हुई 8 किलोमीटर। अब डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि स्केलर क्या लिख दिया सर ने, अभी इसी चैप्टर में आपको समझ आ जाएगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, स्केलर वो होता है जिसका पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता है लेकिन उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे इस डिस्टेंस के अंदर मैं चाहता तो ए से बी अपना डिस्टेंस बना सकता था, मुझे डायरेक्शन की कोई कैद नहीं थी, लेकिन मैंने चूज किया पहले यहाँ जाऊं फिर यहाँ जाऊं, तो ये डिस्टेंस हो गया। इसमें आपको पाथ जानने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन वेक्टर जो है उसमें डायरेक्शन की बहुत अहमियत है, डायरेक्शन से चीजें बदल जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं ए से बी गया 8 किलोमीटर, तो आप कहेंगे कि मैंने 8 किलोमीटर का रास्ता तय किया, डिस्प्लेसमेंट करी, लेकिन मैं वापसी भी आ गया, वापसी बी से ए वापस आ गया, वापसी आ गया, वापसी वहीं पे ए से बी गया तो बी से ए वापस आ गया। अब जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है हम क्या कहने जा रहे हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो गई है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो अभी भी 8 और 8 16 किलोमीटर होगा, 8 जाने का 8 आने का, डिस्टेंस अभी 16 किलोमीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन की अगर हम पोजीशन देंगे, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है,
तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमें जीरो जीरो डिस्प्लेसमेंट दे दी। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अच्छा, डिस्टेंस की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, हमेशा पॉजिटिव होगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अभी हमने देखा जीरो भी हो सकता है। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके नोट्स में। अगर आप लिख रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सब कुछ जो है नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, सही। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हमने स्टार्ट किया चैप्टर 2, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा हमने। हमने जो है देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, और इसके अलावा हमने मोशन के डिफरेंट टाइप पढ़े, किस टाइप के मोशन होता है, रेस्ट क्या होता है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से चैप्टर 2 इतना काफ़ी है। कल से हम इंशाल्लाह ताला इसको और आगे बढ़ाएंगे चैप्टर 2 को, और कल से मज़ेदार से टॉपिक्स आने वाले हैं। वेलोसिटी को पढ़ना है, एक्सेलरेशन को पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ना है। ठीक है, बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है ये। तो अच्छा, एक मोशन की इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर के अंदर। तो सही। अच्छा, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कोई चीज़ जो जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ मुझे बताएं, मेरी गलतियाँ निकालें, ताकि मैं अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।